अब जो कि केजीएफ चैप्टर 3 फाइनली आ रही है, तो क्या लगता है कि अपनी रेपुटेशन को कैसे हैंडल करेंगे? क्योंकि सच मानो तो केजीएफ यूनिवर्स की हालत डिट्टो जॉन विक चैप्टर 4 जैसी हो चुकी है। अपना हीरो प्रिज्यूमेबली मर चुका है, जिससे लोग मानने को तैयार नहीं। अपने डायरेक्टर, एक्टर एंड मेकर्स इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। इसको कंटिन्यू करते हुए इसके प्रीक्वल सीक्वल्स भी आ रहे हैं, मगर इसकी मेन कहानी का राज क्या है किसी को भी नहीं पता। अब देखो गुरु, अपने रॉकी भाई को वापस लाना कोई मुश्किल का काम नहीं है, चाहे वो जिमी कार्टर के सबमरीन की वजह से आ जाए, सीआई उन्हें उठा के लेके चली जाए, इनायत खलील भाई उन्हें बचा ले, या फिर भैया सच में दुनियादारी छोड़ के पहाड़ों में कहीं पे अंडरग्राउंड हो चुके हैं। क्योंकि ये बात तो तय है कि सिंबॉलिकली रॉकी भाई मरे नहीं है। उसके पैदा होने से ही केजीएफ का जन्म हुआ और उसकी डेथ से ही केजीएफ भी खत्म हुआ, जो कि काफी पोएटिक है। मगर रॉकी की एक चीज काफी यूनिक है कि बंदा अपना होमवर्क करना कभी नहीं भूलता। उसे पता था कि चाहे वो दुनिया का कितना भी सोना क्यों ना उठा ले, मगर वो ट्रू पावर नहीं ले सकता जिससे दुनिया चलती है, जिससे सरकारें चलती हैं। केजीएफ में रूल करने के बावजूद भी भारत सरकार से उसे कई सारे मुद्दों पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ गया। मगर उसका समय समय पे खुद को इंडिया का सीईओ तक बताना रमिका सेन को याद दिलाता था कि भले ही सरकार आपकी क्यों ना हो, मगर कई सारे मुद्दों पे चलती तो हमारी ही है। तो जब रॉकी का इनडायरेक्ट डोमिनेंस इंडियन गवर्नमेंट पे था ही, तो वो 1978 से 1981 तक 16 देशों में क्राइम कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल, क्यों ही क्राइम कर रहा था और कितनी पावर चाहिए थी उसे? जिसका एक ही रैशनल सवाल आता है कि भाई उसे अपनी माँ की जिद पूरी करनी थी, उसे दुनिया चाहिए थी, जो कि काफी क्लीशे साउंड करता है, आई नो। मगर रॉकी भाई को दुनिया का सुप्रीम बीइंग बनना है, उसका और कोई जस्टिफाइबल मोटिवेशन नहीं है। बंदा जान लगा देगा सिर्फ और सिर्फ एक वादे के चक्कर में। एंड जब उसी वादे के बीच में सलार की कहानी आती है एंड केजीएफ चैप्टर 2 से ईश्वरी राव भी सलार मूवी में स्टार करने वाली है, तो अब भाई वो सलार की माँ होंगी या फिर ब्रिज वाला लौंडा भी बच गया होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। लेकिन उसका मतलब सीधे तौर से ही निकलता है कि चैप्टर 2 के बाद के इवेंट्स को ये कहानी एक्सप्लोर करेगी। एंड क्योंकि सलार का पोस्टर देख के तुम बता ही सकते हो कि सलार इज अ डैम प्रोफेशनल मैन। रॉकी का फाइट स्टाइल थोड़ा सा रॉ फील होता है, वहीं सलार के पोस्टर को ही देख के तुम बता सकते हो कि भाई सिर्फ वो गन्स ऑर्गेनाइज करने के लिए स्ट्रैप ऑन पहना हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू डायरेक्टर दिस मूवी इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली वायलेंट। तो वो ऐसा ट्रेंड प्रोफेशनल बना कैसे? ईश्वरी राव के कैरेक्टर से भाई उसका कनेक्शन कहां से बैठ पाया? केजीएफ से उसका कनेक्शन कहां पे बैठता है? वो तो कहानी हमें जरूर से आगे बताएगी, मगर ये बात तो जरूर है कि केजीएफ चैप्टर 3 में हमें एक बड़ा टाइम जंप देखने को मिलेगा। और अगर फातिमा वाले कैरेक्टर के बच्चे वाले प्लॉट की बात सही बैठती है, तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि हमें ओल्ड मैन रॉकी भी कहानी देखने को मिल सकती है। एंड कसम से बता रहा हूँ, ऐसी कहानियां बड़ी तकलीफ देती हैं। दुनिया पे राज करने का रास्ता मुश्किल तो है ही, मगर उसके साथ साथ काफी लंबा भी है। जो कि पिछले साल ये भी न्यूज आई थी कि सलार मूवी ने अपनी मूवी का 20 मिनट का एक्शन सीक्वेंसेस समुद्र के बीच में शूट किया था, जिसे प्रॉब्ली ये भी थ्योरी बन सकती है कि भाई जब रॉकी ने इंटरनेशनल वाटर्स में ऑन पर्पस अपना सारा सोना गिराया था, जिसे एक्सट्रैक्ट करना कॉस्टली और पॉलिटिकली दोनों मुश्किल है, तो भाई फिर ऑब्वियसली आसपास के देश कुछ ना कुछ कोशिश तो जरूर करेंगे अपने सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। एंड अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी फॉलो की है, तो भाई बिफोर 1980s इंडिया गोल्ड रिजर्व्स को लेकर बहुत ही ज्यादा क्राइसिस में था, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्टेबलाइज करने के लिए कुछ बेचे भी गए थे। एंड जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ इमिटेट्स आर्ट, तो ये कहानी रियल लाइफ इश्यूज से कुछ इंस्पिरेशन लेके इंडिया के गोल्ड क्राइसिस को सॉल्व करने की कुछ स्टेप्स को दिखा सकती है। एंड इधर से ही सलार का प्रोफेशनलिज्म भी जस्टिफाई होता है कि वो समुद्र में कर क्या रहा था। मे बी वो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहा हो या फिर भाई केजीएफ की तरफ से रिप्रेजेंट हो रहा हो। एंड फिर वही बात आती है कि भाई रॉकी ने इंटरनेशनल वाटर्स ही क्यों चुना अपने सारे सोने को डंप करने के लिए, जिसका सिंपल से मतलब यही बनता है कि कहीं पे तीर तो कहीं पे निशाना। अर्ली 80s और 90s बहुत ही वॉलेटाइल समय था पूरी दुनिया के लिए, टेक्नोलॉजी ग्रो ही कर रही थी। मोस्ट प्रोबेबली रॉकी को दुनिया को क्लीन करने का कोई ना कोई रास्ता दिख गया होगा, जो कि बस वो इसी के इंतजार में होगा कि जब सारे देश आपस में इसके लिए लड़े तो मैं पीछे से अपना काम कर दूं। जो कि भाई हमने चैप्टर 1 में देखा ही कि रॉकी ध्यान भटकाने में कितना माहिर है। अब भाई बस यही सवाल है कि वो ये अकेले करेगा या किसी के साथ में। मगर खैर अभी उससे भी बड़ी बात सारे मासी फैंस के लिए कि सलार मूवी के बाद क्या आगे कहानी सलार एंड रॉकी की होगी या फिर सलार वर्सेस रॉकी की? तुम बताओ, तुम कैसे देखना चाहते हो, वर्सेस करके या साथ में? अपनी ओपिनियंस मेरे कमेंट जरूर बताना।